नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, भारत के संविधान में हम सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, यानी राइट टू इक्वलिटी प्राप्त है। और राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं तो वो कैसी इक्वलिटी है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। और इसी में एक समानता जिसको कभी-कभी हम भूल जाते हैं और वो है लैंगिक समानता। यानी जहाँ पे हमें मेल और फीमेल के बीच में जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए और धीरे-धीरे करके उसको समाप्त करना चाहिए। और इसी दिशा में देखिएगा कि जो मैरिटल रेप की प्रॉब्लम है वो इस तरीके की समस्या जो यहाँ पे जो विवाहिता स्त्री होती हैं वो कई बारी अपनी जो ये समस्या है वो उसको उसको लेकर के कोई भी एक्शन नहीं ले पाती और कई बार तो बात तक नहीं कर पाती। इसी मैरिटल रेप की समस्या की जो अगर हम बात करें तो ये जो कॉलोनियल टाइम है तब से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। और अभी आज के फैसले की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेट किया कि वो मैरिटल रेप से संबंधित जो भी याचिकाएं हैं उन पर जो सुनने की प्रक्रिया यानी जो कार्यवाही वो जुलाई 13 से उन्होंने शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेशन दिया दैट द हियरिंग ऑफ पिटिशन रिगार्डिंग द इम्यूनिटी ऑफ हस्बैंड फ्रॉम मैरिटल रेप वुड कमीशन ऑन 13 जुलाई। मतलब यहाँ पे कुछ याचिकाएं लग रही थी, जो जो भी मतलब जो मेल मेंबर थे या कुछ ऐसी याचिकाएं लग रही थी जो जो पति है उनको सपोर्ट करते हुए कि इनको जो है इसमें इम्यूनिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, जहाँ पे इनको एज अ पार्टी ट्रीट किया जा रहा था, एज अ पार्टी इन द सेंस कि उनको ये मतलब कहीं ना कहीं उनको कल्प्रिट माना जा रहा था तो उनको इससे सुरक्षा दी जाए। देखिए, ये मुद्दा समझने के लिए जरा हम बैकग्राउंड से स्टोरी समझते हैं तो शायद हमें ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। अगर हम पहले के समय की बात करें यानी 2022 से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिकाएं इसी ड्यूरेशन में लग रही थी, इसी ग्राउंड को लेकर लग रही थी कि किस तरीके से विमेन को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है इन दिस मैरिटल रेप। तो पूरा समस्या क्या है, पूरी बात क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक शब्द है विवाह और एक है बलात्कार। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं विवाह की तो विवाह के साथ कैसे बलात्कार जुड़ा है और इसमें जो है ये जो मैरिटल रेप की प्रॉब्लम है इसमें क्या मैरिज हो जाने के बाद भी जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं क्या उसको रेप कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं। देखो, होता क्या है कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं जिस शब्द पे, वो है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है सहमति। अगर वहां पे मतलब चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद, अगर वहां पे कॉन्सेंट नहीं है तो इस तरीके से जब इंटरकोर्स किया जाएगा तो उसको रेप की श्रेणी में रखा जाता है। और इसी चीज को लेकर ये पूरा मुद्दा जुड़ा है, जहां पे ये पूरा मुद्दा कब से शुरू हो रहा है आपका ब्रिटेन के समय से, जहां पे ये कहा जाता था कि जब महिला की शादी हो जाती है तो जब महिलाओं का विवाह हो जाता है तो उसका उसका मतलब ही है एक तरीके से कंसेंट दे देना। किस चीज का कंसेंट दे देना कि जहां पे ये कंसेंट हो जाता है कि अब जो भी उनके हस्बैंड की रिक्वायरमेंट है वो जो वो महिला होगी वो उसको पूरा करेगी। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि जो भी सेक्सुअल केसेस होते हैं वो कई बार दर्ज नहीं कराए जाते, खासतौर से महिलाओं के द्वारा भी, क्योंकि इसको लेकर हमारा समाज जो है चुप्पी साधे हुए और इसको जो है आप रेप की श्रेणी में कंसीडर भी नहीं किया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि मैरिज हो जाने के बाद जो भी इंटरकोर्स होगा वो वैलिड ही होगा। तो अगर हम देखें तो इसको लेके कौन सी धारा काम करती है तो पहले तो आईपीसी की धारा देखें तो आईपीसी की धारा 375, जिसको अभी हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जहां पे सहमति की बात की जा रही थी कि कंसेंट की 7 धारणाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा था कि अगर अगर ये जो कंसेंट है यानी अगर जो मेल मेंबर है वो फीमेल से कंसेंट नहीं ले रहा है और उसके बाद जो है जो जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं तो इसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रावधान और कुछ छूट सामने होते हैं, जैसे किसी पुरुष द्वारा अगर अपनी ही पत्नी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो तो इसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। और इसी को लेकर के पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है कि अगर आप कहते हैं यहाँ पे समानता का अधिकार है तो समानता का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को है, यानी पति और पत्नी दोनों को है। और ऐसे में अगर आप वाइफ की कंसेंट नहीं ले रहे हैं तो फिर दिस इज द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द इक्वालिटी। और यहाँ पे देखिए जो जो धारणाएं थी जिसको लेकर के चीजें चल रही थी उसको पहला कहते हैं शाश्वत सहमति। शाश्वत सहमति का मतलब क्या है कि ब्रिटेन के समय से ही, जब ब्रिटेन का शासन भारत में था तभी ये बात कही गई थी कि जब शादी होती है तो शादी करना ही कहीं ना कहीं महिला द्वारा स्थायी सहमति को दर्शाता है कि यानी यहाँ पे स्त्री ने स्थायी सहमति दे दी है जिसे अब वो वापस नहीं लेती।
अब ये जो कानून है ये तो औपनिवेशिक युग का कानून है, और औपनिवेशिक युग के इस कानून को स्वयं ब्रिटेन ने 1991 में हटा लिया, और वहां पे मैरिटल रेप को भी कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज किया गया कि जो है अगर आप मैरिटल रेप भी अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब हम उसी औपनिवेशिक कानून की बात करते हैं तो भारत में अभी भी इसको लेकर कोई भी कानून नहीं है, और अभी भी हम शाश्वत सहमति को ही सही मानते हैं, जहाँ पे ये मानते हैं कि जो है शादी होने का मतलब ही अपने आप में कंसेंट दे देना है। सेक्स की अपेक्षा में यहाँ पे ये बात कही जाती है कि एक महिला विवाह में यौन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है या बाध्य है। क्योंकि देखो मेन जो कहा जाता है कि जो सारी चीजें चलती है वो किसकी वजह से चलती है, रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी जब प्रजनन होगा तो ही जो है परिवार समाज आगे बढ़ेगा, और प्रजनन के लिए यदि जो है कहते हैं इंटरकोर्स की अगर अपेक्षा की जाती है, सेक्स की अपेक्षा की जाती है, तो महिला को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। ये जो है यहाँ पे वर्णित है। लेकिन अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पे फिर वो जो समानता का अधिकार है वो कहाँ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे फेमस इंस्टीट्यूशंस उनको देखें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि बलात्कारों की, जब बलात्कार कानूनों की समीक्षा की बात थी तो उन्होंने अपने 172वीं रिपोर्ट में ये कहा था कि धारा 375 के अपवाद में संशोधन करके वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण करने की सिफारिश नहीं की जा सकती, और उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की थी। अभी आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो 99% फीमेल हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, यानी जो मैरिटल रेप की प्रॉब्लम से पीड़ित है, वो उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके सहारे से वो इस बारे में बात कर सके। देखिए दो लेवल पे बात होती है, एक होती है घरेलू हिंसा और दूसरी है यौन हिंसा। तो घरेलू हिंसा को लेकर इंडिया में भले ही कानून हो, लेकिन आज भी यौन हिंसा अगर फैमिली में हो रही तो इसके बारे में जो आवाज है वो उठाने वाला कोई नहीं। इवन जो विमेन है जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या बड़े ऑफिस में इन्वॉल्व है उनमें भी भले से वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है, लेकिन इस मामले में वो भी अभी भी जो है जो समस्या है उनका निराकरण नहीं हो पाया है। देखिए जब दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था तो उस समय जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बैठी थी। तो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने जब ये कांड हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये सिफारिश की कि वैवाहिक बलात्कार को भी आपराधिक बनाने की जो है बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैरिटल रेप भी होता है तो इट इज ऑल्सो अ रेप, बिकॉज यहाँ पे जो चीज सामने है वो है कंसेंट, और क्योंकि कंसेंट नहीं है तो दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रेप। अगर हम भारत की न्यायपालिका की बात करें तो कुछ फेमस केसेस देखिएगा। केरल उच्च न्यायालय ने 2021 में केरल न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि भले ही वैवाहिक बलात्कार को दंडात्मक कानूनों के तहत मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन यह तलाक के लिए उचित आधार के रूप में कार्य कर सकता है। यानी इसको लेके कोई भी महिला डाइवोर्स की बात कर सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को देखें तो इन्होंने ये कहा था कि यदि कोई पति पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उसने ये कहा कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का समर्थन किया था। अगर हम सरकार की बात करें तो अभी सरकार का इसको लेकर के कोई भी जो रवैया है वो स्पष्ट नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो अभी इस बारे में बहुत क्लियर नहीं है। इवन जब इसकी बहस चल रही थी संसद में तो संसद में इसकी बहस में जो हमारे माननीय सांसद है उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर इस मामले में संसद बोलती है या कानून लाती है तो कहीं ना कहीं ये फैमिली इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस होगा। अब ये फैमिली इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस है या किसी महिला का अधिकार, ये तो समाज को भी तय करना है और राजनीति को भी। इसके साथ ये केस की और बात करें स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ 2017 का मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 15 से 18 साल की नाबालिग पत्नी के साथ यदि यौन संबंध बनता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन धारा 375 जहां पे जो जो ये पूरे मैटर को देखता है तो धारा 375 के अपवाद की जांच करते समय सुप्रीम कोर्ट ने वयस्क महिलाओं के वैवाहिक बलात्कार के सवाल पर विचार करने से इनकार कर दिया था। और अभी इसी को लेकर बात हुई है जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि वो इसे संबंधित याचिकाओं की जो सुनवाई है वो 13 जुलाई से शुरू कर रहा है। अगर हम बात करें कि जो चलो ये तो इंडिया की बात हो गई, अगर वर्ल्ड में बात करें तो देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 185 में से 77 देश कानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं। ठीक है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों से ये अपेक्षा है कि वो भी इस दिशा में जल्दी से जल्दी कानून लेकर आए। अगर हम देखें तो कई देशों में इसका उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है हिंसा का कारण बनते हैं। घाना, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया जैसे 10 देश स्पष्ट रूप से किसी महिला या लड़की के पति द्वारा वैवाहिक बलात्कार की अनुमति देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर भारत इस श्रेणी में आ रहा है तो हम बात तो कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की, तो क्या ये राइट टू इक्वलिटी है?
हम बात तो करते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ की यानी गरिमामय जीवन की, तो क्या ये गरिमामय जीवन इंश्योर कर रहा है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस देश ने इसके बारे में बात की, तो सबसे पहले सोवियत संघ ने 1922 में और यूके ने 1991 में, वहीं अमेरिका ने 1993 में जो है इसको अपराध की श्रेणी में डाला था। अब वैवाहिक मामलों में बोलना, क्या ये परिवार में हस्तक्षेप है या एक महिला का अधिकार, ये तय करने की जिम्मेदारी हम आप पर डालते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे फैसले का विचार कर लिया है, याचिका सुनने का विचार कर लिया है, तो देखते हैं आने वाले समय में इससे संबंधित क्या मामला सामने आता है और क्या वर्डिक्ट सामने आता है। बाकी अब आपके कटघरे में ये पूरा मामला, आप बताइएगा ये महिला का अधिकार यानी समानता को प्रिवेल किया जाए या परिवार के इंस्टीट्यूशन। अभी के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और अंक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।